जय हिंद व्यूवर्स। इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ऑफिसर एंट्री की लेटेस्ट नोटिफिकेशन को पूरी डिटेल से हम समझेंगे। मेरे बारे में बेसिकली ये जो एंट्री है मेन एंड वीमेन के लिए टेक्निकल कैडर के लिए है, लेकिन जो विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल है उनके लिए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों कैडर में है, नॉन यूपीएससी। इसको कौन अप्लाई कर सकता है? बेसिकली इसको अनमैरिड मेल, अनमैरिड फीमेल और साथ में जो विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी की बात करें तो इंडिया और साथ में बहुत तरह की कैटेगरी है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। मेन एंड वीमेन के लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 27 ईयर्स तक है। यदि देखें डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 94 एंड बोथ डेज इंक्लूसिव, इसका मतलब यह है कि यदि किसी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 94 है तो वो एलिजिबल है, यदि उनका 1 अक्टूबर 94 है तो वो एलिजिबल नहीं है। इसीलिए वो दोनों डेट को इंक्लूड किया गया है। यदि विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है जो ऑन ड्यूटी, बेसिकली वो रिटायरमेंट से पहले यदि उनकी डेथ हुई है सर्विस में तो उसको ये काउंट किया जाएगा। तो उस विडोज के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैक्सिमम 35 ईयर्स है एज ऑन 1 अक्टूबर 21। ये बात हर जगह कही जाती है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसी को वैलिड माना जाता है, इसके अलावा और कुछ भी जो डॉक्यूमेंट है उसको वैलिड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिकली इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, या जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में जो कैंडिडेट्स है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वो 1 अक्टूबर 21 तक जो रेलिवेंट मार्कशीट है उसको वो प्रोड्यूस करें और ट्रेनिंग शुरू होने के 12 वीक्स के अंदर आप अपनी सर्टिफिकेट जो है उसको प्रोड्यूस करें। यदि आप इसमें प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एडिशनल बॉन्ड बेसिस पे जाएगा, कमीशन किया जाएगा। बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि यदि आप 12 वीक्स के अंदर में सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो आपसे जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो वसूला जाएगा। नोट 1 में एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन है कि आपको 1 अक्टूबर 21 तक जो भी सारी मार्कशीट है फाइनल ईयर की या फाइनल सेमेस्टर की वो सब प्रोड्यूस करना है, और जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, जो टोटल परसेंटेज है, वो जो रिक्वायर्ड कट ऑफ मार्क जो कमीशन डिसाइड करेगा, जो आर्मी डिसाइड करेगी, उससे लोअर नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नोट 2 में एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन है कि जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ परसेंटेज से कम परसेंटेज नहीं होना चाहिए, उनको प्रोविजनली एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बाद में उनको जब वो डॉक्यूमेंट अपनी मार्कशीट प्रोड्यूस करेंगे तो जो रिक्वायर्ड कट ऑफ है उससे उनका वो ऊपर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग डिग्री के फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है तो उनका किसी भी तरह से बैकलॉग नहीं होना चाहिए। नोट 4 में ये बात कही गई है कि जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है अपने इंजीनियरिंग डिग्री की, तो ये उनको एक स्पेशल कंसेशन दिया जा रहा है एसएसबी में अपीयर होने के लिए। बाद में जब आप डॉक्यूमेंट को रिक्वायर्ड डेट दैट इज़ 1 अक्टूबर 21 तक आप उस मार्कशीट को और जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उसकी कोई भी एक्सटेंशन की डेट को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब उस डेट तक आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसएससी नॉन टेक्निकल नॉन यूपीएससी कैडर के लिए ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, एंड जो टेक्निकल कैडर है विडोज के लिए तो उसमें आपकी बीई या बीटेक इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम होना चाहिए। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट बात जो कि पहले कई बार मेंशन की गई है कि 1 अक्टूबर 21 तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना चाहिए। वैकेंसीज की बात करें तो जो वैकेंसीज की डिटेल इस नोटिफिकेशन में दी गई है जिस इंजीनियरिंग कैडर में, तो वही सारे डिसिप्लिन अलाउ हैं, वही सारे स्ट्रीम अलाउ हैं। इसके अलावा यदि कुछ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिलअप करते हैं जो नोटिफिकेशन में मेंशन है उसमें किसी तरह की यदि मिसमैच पाई जाएगी तो भी आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल किया जाएगा। बेसिकली ये है कि जो नोटिफिकेशन में जो स्ट्रीम चाहिए उसी स्ट्रीम में आप यदि एप्लीकेबल है तभी अप्लाई करें, अदरवाइज आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर भी यदि कंफ्यूजन है तो आप अप्लाई करें, फ्यूचर में जैसा होगा वो तो कमीशन डिसाइड करेगा, वो तो आर्मी डिसाइड करेगी। यदि इस वैकेंसी को हम डिवाइड करें तो सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 60 वैकेंसी हैं, देन आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, देन आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी
बैलिस्टिक्स इंजीनियरिंग, रबर टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, लेज़र टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से टोटल जो वैकेंसी है वो 175 है। टेक्निकल की बात करें विमेन के लिए, पहले जो हमने डिस्कस किया वो मेन के लिए था। यदि विमेन के लिए बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है वो 28 है। सेम सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, देन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस एंड एवियोनिक्स। सो टोटल 14 इसमें मेंशन। विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए जो टेक्निकल कैडर है उसमें 1 है, एंड नॉन टेक्निकल कैडर जो नॉन यूपीएससी है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम बोला गया है उसमें 1 है। यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो मेन एंड वीमेन के लिए जो क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए था, लेकिन विडोज के लिए जो टेक्निकल एंट्री में यहाँ पे बी एंड बीटेक दोनों एप्लीकेबल है, एंड नॉन यूपीएससी कैडर, नॉन टेक्निकल कैडर में ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। नोट 1 में ये मेंशन है कि एक कैंडिडेट जो है एक ही एंट्री या एक ही डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट 2 स्ट्रीम में या एक से ज़्यादा करते हैं तो उनकी कैंडिडेचर को, उनकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। नोट 2 में इंपॉर्टेंट बात मेंशन है कि ये जो वैकेंसी है विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए, तो बेसिकली ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है। यदि वो दोबारा शादी किए हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा यदि उसमें वैकेंसी में यदि सुटेबल कैंडिडेट नहीं पाई गई तो उसके बाद ये जो नॉर्मल एंट्री में उनको दे दिया जाएगा। मतलब ये जो विडोज के लिए जो ये वैकेंसी है वो विडोज के लिए ना होकर के सबके लिए हो जाएगी, जैसा आर्मी को सुटेबल लगेगा। विडोज को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करना है। ये डॉक्यूमेंट है पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ मैरिज एंड पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ डेमीज ऑफ हस्बैंड की डेथ की, इनिशियल रिपोर्ट ऑफ बैटल और फिजिकल कैजुअलिटी जो कैजुअलिटी हुई है, देन डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ बैटल / फिजिकल कैजुअलिटी, एंड देन बैटल / फिजिकल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट जो कि उस समय इशू किया जाता है। नोट 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही है कि जो विडोज ऑफ ऑफिसर्स हैं तो उनका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्स एमपी डायरेक्टरेट, बेसिकली एमपी मतलब मैन पावर प्लानिंग डायरेक्टरेट है दिल्ली में, तो वहाँ से वो अटेस्टेड होना चाहिए। एंड जो ओआर हैं या जेसीओ हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर या ओआर, उनकी जो विडोज हैं तो उनका जो रेस्पेक्टिव जो उनका रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ से वो अटेस्टेड होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो उनका एनवलप है उसमें वो विडो ऑफ द लेट सो वो लिखा होना चाहिए। और ये जो कैंडिडेट है, इस तरह कैंडिडेट वो ऑफलाइन ही अप्लाई करेंगे, और उसमें जो ऑफलाइन की जो डेट दी गई है वो है 15 जुलाई 21 तक। और ये जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो रिक्रूटिंग सेक्शन दिल्ली में उनको सबमिट करना है, भेजना है। यदि टाइप ऑफ कमीशन की बात करें, परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, 2 तरह के कमीशन होते हैं। परमानेंट कमीशन में आप परमानेंटली आर्मी ज्वाइन करते हैं या डिफेंस ज्वाइन करते हैं और आप पेंशन के एलिजिबल होते हैं। ये जो वैकेंसी है, ये जो एंट्री है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब आप पहले 10 ईयर्स के लिए आप ज्वाइन करेंगे। तो उसी की बात हो रही है कि जब आप आपकी जो ग्रांट ऑफ कमीशन है वो आप ट्रेनिंग जब ज्वाइन करेंगे ऑन प्रोबेशन, बेसिकली ट्रेनिंग, तो एज ए लेफ्टिनेंट रैंक ज्वाइन करेंगे। आर्मी का ये पहला रैंक है लेफ्टिनेंट। ये चीज़ें आर्मी सब, नेवी में सब लेफ्टिनेंट एंड एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट होती हैं, जो ये रैंक है इनिशियल रैंक। तो आप एज ए लेफ्टिनेंट प्रोबेशन में ज्वाइन करेंगे। ओटीए चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, और आप पूरी जो पेमेंट है आपकी फुल पे एंड अलाउंस आपको आप इंटाइटल्ड हैं। नॉर्मली ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको बहुत सारी अलाउंस या सारे फुल पे नहीं मिलता, बहुत कुछ तरह की कटिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आपको फुल पे एंड अलाउंस आप एलिजिबल हैं, और जो ये पेमेंट है आपको वो आपकी ट्रेनिंग के बाद किया जाएगा। और जो आप ये प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग, जो आप इनिशियल ट्रेनिंग है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको लेफ्टिनेंट रैंक जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन में वो परमानेंटली दे दिया जाएगा। बेसिकली सर्विस के लैंग्वेज में इसको आप कन्फर्मेशन बोलते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ रैंक, कन्फर्मेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन। एंटी डेट सीनियरिटी, एंटी डेट सीनियरिटी मतलब पीछे की एक सीनियरिटी आपको दी जाती है जिसका आपको एडवांटेज होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपको एंटी डेट सीनियरिटी इस कैडर में है, वो 1 ईयर की एंटी डेट सीनियरिटी आपको दी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई कैंडिडेट जिन्होंने पहले सर्विस ज्वाइन किया हुआ है उनकी 6 मंथ की सीनियरिटी है और आपकी 1 ईयर की आपको एंटी डेट आपकी पीछे से सीनियरिटी मिल जाती है आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, तो इससे क्या है कि आपका जो प्रमोशन है वो उनके कंपेरिजन में फास्ट होगा। तो सिंपल भाषा में एंटी डेट मतलब पीछे से आपको सीनियरिटी दी जा रही है, और उस सीनियरिटी का ड्यूरेशन यहाँ पे 1 ईयर है। विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए एंटी डेट सीनियरिटी की बात करें तो उनको भी लेफ्टिनेंट रैंक पे उनको ये ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनको कोई भी एंटी डेट सीनियरिटी नहीं दी जाएगी।
ट्रेनिंग जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जो स्कोर है उनका या एसएसबी में जो मार्क्स है, बेसिकली जो मेरिट जो आर्मी डिसाइड करने वाली है वो एसएसबी मार्क्स के ऊपर, कोई रिटन एग्जाम तो है नहीं, तो उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो आर्मी डिसाइड करेगी और वो मेरिट के अनुसार वो आपको ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। कोर्स तो अक्टूबर में शुरू हो रहा है तो उसी समय आपको बुलाया जाएगा। तो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 49 वीक्स है। पैरा सी में एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन है कि जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे तब तक आप ट्रेनिंग के दौरान शादी नहीं कर सकते और नहीं अपने पेरेंट्स के संग या और किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान वो शादी कर लेते हैं, तो उनको ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको सर्विस से बाहर निकाल देंगे। और ये जो बात है वो विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए भी एप्लीकेबल है कि ट्रेनिंग के दौरान आप शादी नहीं कर सकते, और साथ में जो भी ट्रेनिंग का जो कॉस्ट होगा वो आपसे वसूला जाएगा। सक्सेसफुल प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज का एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। बेसिकली ट्रेनिंग तो गवर्नमेंट कॉस्ट पे है, तो जो भी आप ट्रेनिंग करेंगे इसका एक आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, पीजी डिप्लोमा। सूटेबिलिटी टू रिटेन शॉर्ट सर्विस कमीशन, बेसिकली बात ये हो रही है कि यदि आप 6 मंथ के अंदर में यदि आपके सीनियर्स ने, ऑफिसर ने, कमांडिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट किया कि आप सूटेबल नहीं है इस रैंक को होल्ड करने के लिए, एसएससी के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऑफिसर के लिए, तो आपको 6 मंथ्स के अंदर या बाहर या उसके बाद या सर्विस के दौरान कभी भी आपको बाहर निकाला जा सकता है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो 6 मंथ्स के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए कि ना दैट कैंडिडेट इज नॉट सुटेबल टू बिकम एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेज और आर्मी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको आर्मी की किसी भी कैडर में सर्विस करने को कहा जाएगा, और साथ में वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में आप सर्विस करना है। आप तो जानते हैं आर्म फोर्सेज है तो आपको कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड ये जो चीज़ें हैं वो डिसाइड करेंगे इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी, बेसिकली IHQ MOD आर्मी, सेम वे IHQ MOD नेवी एंड IHQ MOD एयरफोर्स है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करेंगे कि आपको किस कैडर में सर्विस करना है और वर्ल्ड के किस हिस्से में करना है। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो एसएससी का मतलब इनिशियल 10 ईयर्स होता है, तो आप इनिशियली 10 ईयर्स के लिए सर्विस ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी पेंशन। पेंशन के लिए जो मिनिमम एज है दैट इज 15 ईयर्स, सो आप 10 ईयर्स के लिए ज्वाइन करेंगे। इन केस आप 10 ईयर्स के बाद आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आर्मी डिसाइड करेगी कि आपको परमानेंट कमीशन देना है कि नहीं। इन केस आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है तो आप फर्दर एक्सटेंशन दैट इज मैक्सिमम 4 ईयर्स तक आप और अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इनिशियल आप 10 ईयर्स के लिए सर्विस ज्वाइन करेंगे, आपको लगता है कि आपको परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करना है तो आप परमानेंट कमीशन के लिए करें। यदि आपको परमानेंट मिलता है तो बहुत अच्छा, यदि आपको नहीं मिलता है लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि सर्विस कुछ और साल करें तो आप अनदर 4 ईयर्स ये सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें कि जो कैंडिडेट मेडिकल ग्राउंड के अलावा या किसी और वजह जो उनके कंट्रोल में है, मतलब कोई बदमाशी या कोई डिसिप्लिनरी चीज़ें या और किसी वजह से वो ट्रेनिंग से बाहर किए जाते हैं, तो जो ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है उनसे 12,908 रुपीज़ पर वीक के हिसाब से ये जो रेट है वो 30 जून 21 तक डिसाइडेड है। इसके बाद जो है जो एस्केलेशन होगा, बढ़ोतरी की जाएगी 8% पर एनम का। तो ये जो चार्जेज है वो आपसे ट्रेनिंग कॉस्ट को आर्म्स या सर्विस की फाइनल एलोकेशन की बात करें तो एक कैंडिडेट को उनकी पासिंग आउट परेड OTA चेन्नई से पहले ही उनको आर्म्स या सर्विस कैडर जो है उनको अलॉट हो जाएगा। इसमें एक कैंडिडेट को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इस मामले में किसी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन है उसको सुना नहीं जाएगा। प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करें तो कमीशन होने पे आपका रैंक लेफ्टिनेंट होगा। सर्विस आपकी जब 2 साल पूरी हो जाएगी तो आप कैप्टन बनेंगे। पूरी सर्विस जब 6 साल कंप्लीट हो जाएगी तो आप मेजर बनेंगे। सर्विस जब 13 साल कंप्लीट हो जाएगी तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे। उसके बाद आपकी सर्विस जब 26 ईयर्स हो जाएगी तो आप कर्नल टाइम स्केल, जी हाँ, टाइम स्केल पे एक 26 ईयर्स टाइम होने पे आपको एक प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा जो कर्नल है वो सिलेक्शन बेसिस पे है, वो जो भी रिक्विजिट सर्विस कंडीशन है उसको पूरा करने पे, एग्जाम क्वालिफाई करने पे और दूसरे कई तरह के क्राइटेरिया हैं उसको पूरा करेंगे तब जाके ये चीज़ें आप कर्नल बन सकते हैं, और ये चीज़ें 26 ईयर से पहले भी हो सकती हैं। देन अगला रैंक आपका ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, HAG स्केल मतलब हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड है ये। एंड देन आपकी एडमिसिबल टू 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, इसमें कई तरह की क्राइटेरिया है। VCOS जो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल। NFSG का मतलब है नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड। बेसिकली इसमें आपको प्रमोशन नहीं दिया जाता, आपका जो पे स्केल है वो हायर कर दिया जाता है। एंड COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
पे की बात करें तो लेफ्टिनेंट रैंक पे आप पे लेवल 10 में होंगे, उसके बाद ये लेवल बढ़ता जाएगा। देन फाइनली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पे लेवल है दैट इज 18। मिलिट्री सर्विस पे, जिसको आप शॉर्ट में एमएसपी बोलते हैं, ये 15,500 पर मंथ का एक बहुत अच्छा अलाउंस है, जो कि मिलिट्री एंड पैरा मिलिट्री के पे में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। ये चीज़ें सोल्जर एंट्री में भी। ट्रेनिंग के दौरान फिक्स स्टीपेंड की बात करें तो 56,100 जो कि पे लेवल का स्टार्टिंग है, तो उसमें आपको ट्रेनिंग में पर मंथ दिया जाएगा 56,100 पर मंथ। इसके अलावा आप जब सक्सेसफुल ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको पे लेवल 10 के जो फर्स्ट सेल है उसमें आपसे आपकी स्टार्टिंग होगी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कमीशन सर्विस पीरियड में काउंट नहीं होता है। और साथ में इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आपकी एडमिसिबल अलाउंस है वो आपको ट्रेनिंग के बाद आपको एरियर के संग पे किया जाएगा। कुछ और अलाउंस की बात करें तो एक हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव HQI अलाउंस है, जिसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने फैसला नहीं किया है, तो वो जब अप्रूव हो जाएगा तो उसके अनुसार वो अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा फ्लाइंग अलाउंस जो है, जो पायलट हैं उनके लिए। कुछ दूसरी अलाउंस की बात करें तो डियरनेस अलाउंस DA, देन पैरा अलाउंस, पैरा रिजर्व अलाउंस, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, स्पेशल फोर्सेज अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस टायर 1 एंड टायर 2। रैंक एंड एरिया पोस्टिंग के अनुसार कुछ और भी अलाउंस दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेफ्टिनेंट जो पे लेवल 10 में है उनको हाफा HAF है, तो हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, एंड जो उनको R1 H2 है बेसिकली रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है ये। तो कई तरह के कई तरह की ये सब कैटेगरी डिसाइड हुई है। R1 H1 मतलब रिस्क 1 हार्डशिप 1, R1 H2 मतलब रिस्क 1 हार्डशिप 2। उसी तरह से जो FD एरिया अलाउंस दैट इज फील्ड एरिया अलाउंस, बेसिकली फील्ड मतलब वॉर फील्ड काउंट किया जाता है। देन MOD FD मतलब मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। तो ये सारी तरह की कैटेगरी है, उसके अनुसार आपको ये सारी अलाउंस मिलेंगे। देन हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, आपका यदि पोस्टिंग ऊंचे जगह पे है तो उसके अनुसार आप R3 H2 कैटेगरी में आते हैं। तो R3 H2, R3 H1, R1 H1 जो रिस्क 1 हार्डशिप 1 अकॉर्डिंग टू जो कैटेगरी बनाया उसके अनुसार ये सारे अलाउंस आपको मिलेंगे। उसके अलावा सिवाचिन अलाउंस की बात करें तो वो लगभग 42,500 पर मंथ है। देन यूनिफॉर्म अलाउंस, आपकी जो यूनिफॉर्म है उसके लिए 20,000 पर ईयर आपको गवर्नमेंट देती है। देन राशन इन काइंड, जो भी आपको राशन मिलता है आपके लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो भी आपको ये जो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रेट है। हायर TPTB अलाउंस कुछ शहर में है, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, पटना, दिल्ली एट्सेट्रा, इन शहरों में अलग अलाउंस का रेट है, तो उस हिसाब से हायर TPT अलाउंस मिलता है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स को जिनको ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट मिला हुआ है तो उनको इस तरह की अलाउंस नहीं दी जाएगी। आप जब सर्विस ज्वाइन करेंगे तो उस समय आप पे लेवल 10 में होंगे। जो ऑफिसर प्रमोशन के बाद पे लेवल 14 में आ जाते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा, या तो वो ऑफिशियल कार यूज कर सकते हैं या 15,750 प्लस DA के अकॉर्डिंग वो अपना TPT अलाउंस ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पूरे कैलेंडर ईयर में आप छुट्टी पर हैं तो उसमें आपको TPT अलाउंस नहीं मिलेगा। देन फिजिकली डिसेबल्ड जो सर्विस पर्सनल है उनको डबल रेट पे दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू मिनिमम जो अमाउंट है 2,250 प्लस DA पर मंथ। बच्चों की पढ़ाई के लिए CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वो आपको 2,250 पर मंथ दिया जाता है, एंड दो लिविंग चिल्ड्रन रहे उनके लिए है, और ये क्लास नर्सरी से लेकर 12 तक दिया। ये जो रीइंबर्समेंट है, ये जो फीस है वो आपको एक साथ दिया जाता है साल में एक बार, एंड इसके लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से ये सारे जो सर्टिफिकेट है, सिंपल सर्टिफिकेट है कि हाँ मेरा बेटा या बेटी इस स्कूल में पढ़ते हैं और इस क्लास में, ये सब सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। जब डियरनेस अलाउंस पेएबल ऑन द रिवाइज पे बैंड, ये जो पे बैंड है उससे जब वो 50% हो जाता है तो आपकी जो अलाउंसेज है वो 25% ऑटोमेटिकली वो इन्हांस हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लेटर है तो उसमें वो चीज़ें डिटेल में मेंशन है। हॉस्टल सब्सिडी की बात करें तो नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक लगभग 7,000 ये आपकी पर मंथ में आपकी हॉस्टल सब्सिडी बनती है, और ये समय से समय जैसा रिवीजन होगा उसके अनुसार ये चेंज होता रहेगा। इंश्योरेंस की बात करें तो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जिसको आप शॉर्ट में AGI बोलते हैं, तो ये इनिशियल में आप ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे तो साथ में आपकी 75 लाख की आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी, और इसके लिए आपको 5,000 पर मंथ का एक आपको इसको बोलें तो सब्सक्रिप्शन देना होगा, जिसको आप सिंपल में प्रीमियम बोलते हैं पर मंथ का। और यदि आप किसी मेडिकल ग्राउंड पे आप यदि सर्विस से 100% डिसेबिलिटी पे बाहर होते हैं तो आपको 25 लाख का अमाउंट मिलेगा। यदि वो 100% डिसेबिलिटी पे 25 लाख है तो नॉर्मल बात है 20% डिसेबिलिटी पे वो जो कैलकुलेशन है वो 5 लाख हो जाता है। तो यदि 20% डिसेबिलिटी पे सर्विस से यदि कैंडिडेट बाहर होते हैं तो उनको 5 लाख मिलेगा।
जिनकी डिसेबिलिटी 20% से कम है तो उनको एक इनिशियल ईयर्स में, जो ट्रेनिंग का इनिशियल ईयर है, तो उसमें उनको 50,000 का अमाउंट दिया जाएगा। यदि वो ट्रेनिंग के अंतिम ईयर में है तो उनसे 1 लाख उनको एक अमाउंट दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई डिसेबिलिटी जो है अल्कोहल की वजह से या और किसी ड्रग एडिक्शन की वजह से, किसी और पहले से कोई बीमारी है उसकी वजह से है, तो किसी तरह का आपको ये जो डिसेबिलिटी बेनिफिट है या जो एक्स ग्रेसिया जो अमाउंट है, जो ग्रेचुइटी है या जो कुछ अमाउंट है, वो आपको कुछ भी दिया नहीं जाएगा। एंड इसमें एक और बात मेंशन है कि जो सब्सक्रिप्शन है 5,000 पर मंथ का, वो जो रेलीगेटेड पीरियड है, यदि आप कोर्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ ऐसी इशू जिसकी वजह से आप दोबारा कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसको आप सिंपल भाषा में बोले तो री कोर्स या री बैच, तो आपसे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट उसी रेट पे लिया जाएगा। अप्लाई करने का तरीका, आर्मी के वेबसाइट में आपके जो ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन में जाके आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी को क्लिक करेंगे, देन अप्लाई शोन जैसा वो जो चीज़ें मेंशन रहेगी, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कंटिन्यू करके अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशन डिटेल, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस जो एसएसबी इंटरव्यू आपने अटेंड किया, वो सारी चीज़ों को आप सेव करते जाएंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में आपको एक समरी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जब इसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपने मेंशन किया सही है कि नहीं, अदरवाइज एडिट करके आप उसको ठीक कर लें। उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आप चीज़ें उसको चेक कर लें फाइनल सबमिट करने से पहले। और एप्लीकेशन जब वो लास्ट डेट के आधे घंटे के बाद आपको 2 कॉपीज ऑफ इसका प्रिंट आउट लेना है इस एप्लीकेशन का, जिसमें आपकी रोल नंबर मेंशन रहेगी। कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि एप्लीकेशन भरने से पहले पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें, जैसा कि हम एक एक चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद किसी तरह का, जब एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद किसी तरह की चेंजेस को उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नोट 2 में मेंशन है सीजीपीए या जो ग्रेड का जो मार्क्स में कन्वर्सन का या परसेंटेज में कन्वर्सन का जो फॉर्मूला है, वो जो यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्ट की है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, न कि कोई और फॉर्मूला। यदि किसी तरह की इसमें कहीं गड़बड़ी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो भी आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात, आपका जो नाम है, पेरेंट्स का नाम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी जो मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार होना चाहिए। यदि किसी तरह की कुछ उसमें कमी रही तो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपको जो सिलेक्शन सेंटर, एसएसबी सेंटर पे जो लेके जाने हैं, 1 कॉपी ऑफ जो प्रिंट आउट, जो आप 2 कॉपी ले रहे हैं तो 1 कॉपी आपको लेके जाना है। उसमें आपकी ये फोटो होना चाहिए एंड साइन भी होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ है, देन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा जो कॉपी है वो आपको किसी को भेजना नहीं है, वो अपने पास ही रखना है। नोट 1 में वही बात मेंशन है कि मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट को ही फाइनली डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स को वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इन केस कैंडिडेट्स के पेरेंट्स का नाम उनकी मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में या सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में या दूसरे जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की जो दूसरी डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल आपकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा, तो उससे उनकी वेरीफाई किया जाए। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट, आपकी इंजीनियरिंग डिग्री, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, देन सीजीपीए कन्वर्सन का फॉर्मूला। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन है कि एक सर्टिफिकेट आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार या डीन ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी लेके जाना है, जिसमें आपके ये जो मार्क्स हैं वो रहे पहले 6 सेमेस्टर तक या 3rd ईयर तक, उसमें जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। एक और बात, जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट है उनको एक और सर्टिफिकेट प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से लेके जाना है कि ये कैंडिडेट हैं जो फाइनल ईयर में है, और साथ में उसमें ये भी मेंशन रहे कि किसी भी तरह का बैकलॉग नहीं है उनका। फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए एक और बात कि उनको भी एक डिक्लेरेशन, कैंडिडेट ये डिक्लेरेशन देंगे कि उनका जो वो 1 अक्टूबर 21 तक अपने सारे जो मार्कशीट है वो सब उनको प्रोड्यूस कर देंगे। इसका एक रिटन में डिक्लेरेशन उनको सबमिट करना है। जो कैंडिडेट इस डॉक्यूमेंट को लेके नहीं जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट जो कि मेंशन है एसएसबी सेंटर पे, तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट को वापस कर दिया जाएगा एसएसबी सेंटर पर। जो सेकंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन है उसको आप अपने पास ही रखें, उसको आप किसी को भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। और एक कैंडिडेट को केवल एक ही बार अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट आर्म फोर्सेज में सर्विस कर रहे हैं उनको अपने कमांडिंग ऑफिसर से जो ये ड्यूली काउंटर साइन जो उनका एप्लीकेशन है उसको लेके जाना है एसएसबी सेंटर पे, और जब जब उनको बोला जाएगा तब। तो बेसिकली आप ऑनलाइन तो अप्लाई करेंगे ही, साथ में कमांडिंग ऑफिसर से जो ये आपका एप्लीकेशन है वो काउंटर साइन होना चाहिए, वहाँ पर आपको एसएसबी सेंटर पर लेके जाना है।
सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो ये शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट जो होगा वो एक फिक्स कट ऑफ परसेंटेज आर्मी डिसाइड करेगी, उसके ऊपर विदाउट एनी रीजन, वो हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग हो सकता है। उसके बाद वो कॉल अप लेटर आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए इशू करेंगे। एसएसबी सेंटर के अलॉटमेंट की बात करें तो कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको एसएसबी की जो डेट है वो सिलेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेस पे होगा। उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करेगी कब आपकी एसएसबी होनी है। उसमें किसी तरह की कोई जो रिक्वेस्ट है उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये जो एसएसबी का जो आपके इंटीमेशन है वो आपको ईमेल में या एसएमएस के थ्रू भी आ सकता है। एसएसबी सेंटर की बात करें तो एसएसबी सेंटर पूरे इंडिया में 4 हैं, जो इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु एंड कपूरथला में। एंड ये जो चीज़ें हैं आपको जैसा कि बताया कि ये जो सिलेक्शन सेंटर है टोटली जो डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग, जिसको आप डीजीआर बोलते हैं, जो कि आर्मी के अंडर में है, तो वो डिसाइड करती हैं। इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आप रिक्वेस्ट करने के बावजूद। ये 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको उसी दिन एसएसबी सेंटर से वापस भेज दिया जाएगा, और जो सेकंड स्टेज को क्वालिफाई करते हैं वो आगे की जो स्टेज में रहेंगे। तो ये यहाँ पे पूरा जो ड्यूरेशन एसएसबी का 5 डेज का है, पूरी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आप आर्मी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जैसे ही आप एसएसबी क्वालिफाई होते हैं तो आपकी मेडिकल एग्जाम भी वहीं पे हो जाएगी। जो कैंडिडेट एसएसबी और मेडिकल क्वालिफाई होंगे तो उनको मेरिट और वैकेंसी के अनुसार और सब्जेक्ट टू अदर क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं तो तब जाके उनको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाए। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर की पूरी जो डिटेल है वो आर्मी की वेबसाइट पे मेंशन है। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग का कोई रोल नहीं है। जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसके अनुसार ही कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी हैं वो आपका मेडिकल करेंगे। एंड इससे रिलेटेड मेरे 2 वीडियो हैं जो आपको मेडिकल एग्ज़ाम को समझने में, जो प्रोसीजर उसको समझने में काफ़ी हेल्पफुल। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको एसी 3rd टायर की आने और जाने की या बस की आपको फेयर मिलेगी वहाँ पे। एंड जब आप एक बार जा रहे हैं तब, यदि आपको बार बार या किसी और कुछ वजह से एक एंट्री के लिए आप कई बार जा रहे हैं तो आपको एक ही बार मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इसके बारे में जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है या जो कुछ क्लेरिफिकेशन है वो सारा जो प्रोसीजर है वो आप जो पर्टिकुलर सिलेक्शन सेंटर है, एसएसबी सेंटर है, वहीं से सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट जो है वो आपके एसएसबी के मार्क्स से डिसाइड होगा। इन केस 2 कैंडिडेट की एसएसबी की मार्क्स सेम है और वैकेंसी एक ही है तो जो कैंडिडेट ओल्डर हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, उनको लिया जाएगा। इन केस एसएसबी की मार्क्स और एज दोनों सेम है तो जो आपकी जो परसेंटेज है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें, उसको पहले एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मतलब पहले एसएसबी का मार्क्स से मेरिट डिसाइड होगा। एसएसबी के मार्क्स सेम है तो आपकी जो एज है उससे डिसाइड होगा। जिनकी एज ज़्यादा है उनको प्रेफर किया जाएगा। इन केस एसएसबी की मार्क्स और एज दोनों सेम है तो आपकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है उसमें जिसका हायर परसेंटेज है उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 33 को जानने की ज़रूरत है कि आर्टिकल 33 ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें ये जो अधिकार है वो आर्म फोर्सेज के पर्सनल के ऊपर कुछ इस पर रेस्ट्रिक्शन डाले जा सकते हैं। ये जो बात है वो आर्टिकल 33 में मेंशन है। तो सीरियल 14 में भी ये बात मेंशन है कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ पर्सनल रेस्ट्रिक्शन दे दी जाएगी। वो रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग हो सकता है। एसएसबी इंटरव्यू की डेट या सेंटर को चेंज करने के लिए आपकी कोई भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय किसी तरह की कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी तो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाए। नोट 2 में यह भी बात मेंशन है कि ऐसे कैंडिडेट जिनको यूपीएससी के किसी एग्जाम में अपीयर करने से मना किया गया है, रेस्ट्रिक्शन डाला गया है, तो उन कैंडिडेट को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जो अरेस्ट हुए हैं या किसी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट हुए हैं किसी केस में, तो उनको भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यदि इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन यदि ट्रेनिंग के दौरान या सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान मिला गया तो फिर उनकी कैंडिडेचर को कैंसिल किया जाएगा। नोट 4 में मेंशन है जो कैंडिडेट एनडीए, आईएमए, ओटीए, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी या दूसरे किसी भी सर्विस की ट्रेनिंग एकेडमी से डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे बाहर किए गए हैं उनको भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई भी आपकी जो कुछ क्वेरी है अलॉटमेंट सेंटर को लेके, डेट ऑफ इंटरव्यू को लेके, मेरिट लिस्ट को लेके, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन को लेके या और कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तो आप इंडियन आर्मी के वेबसाइट से जो फीडबैक क्वेरी ऑप्शन है वहाँ के थ्रू जा सकते हैं। नोट 6 में आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी क्वेरी रेज करने से पहले, क्वेश्चन पूछने से पहले आप सारे जो वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, टिकर्स है, इंस्ट्रक्शन है, एफएक्यू जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उस कॉलम को आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद ही कोई क्वेरी या फीडबैक आप सबमिट करें उस सेक्शन में। एंड उसके अलावा नोट 7 में एक इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपकी कुछ क्वेरी है तो वो लास्ट आवर का रश को रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन क्लोजिंग एप्लीकेशन है दैट इज 23 जून, तो उसके 3 दिन पहले तक जो क्वेरीज आएंगी उसी
को वो रिप्लाई करेंगे। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सेलेक्टेड। जय हिंद।